बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, आज की ये बावकार तकरीब हम पाक फ़िज़ाइया के मीर कारवां जनाब एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर ख़ान निशान इम्तियाज़ मिलिट्री, वुरसाए शोहदा, गाज़ियान फ़लकज़ाद, पाक फ़िज़ाइया के अफसरान और दीगर मेहमान गिरामी को खुश आमदीद कहते हैं। मुजाहिदीन अफलाक को सलाम। आज का दिन एक तारीख साज दिन है। आज का दिन सलाम पेश करने का दिन है उन बेटों को जो वर्दी के पैरहन में लिपटे उन सजीले जवानों को जो अपने खून से तारीख रकम कर रहे हैं। ये वतन हमारा वतन पाकिस्तान, ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इंतहाई बारीकी से बुना अल्लामा इकबाल का वो तख़य्युल है जो तकमील के मराहिल तय करता हुआ एक ममलिकत बना और हासिल की हमने आज़ादी। ख़वातीन व हज़रात, यौम फ़िज़ाइया हुर्मत वतन की आबियारी का दिन है। अर्ज़ पाक की रखवाली करते हुए जान देकर जावेदा हो जाने वाले शोहदा को सलाम पेश करने का दिन है। यौम फ़िज़ाइया शुजात और कुर्बानी की लाजवाल दास्तान ही नहीं है बल्कि वतन अज़ीज़ की फ़िज़ाई और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत की अलामत भी बन चुका है। इन्हीं दास्तानों में जुड़ी है कुछ ऐसे मुजाहिदों की कहानियाँ जिसमें सबसे पहले 1965 के गाज़ी इम्तियाज़ भट्टी की ज़िंदगी पर मबनी देखते हैं ये डॉक्यूमेंट्री। 1 सितंबर को जंग के आगाज़ के साथ ही पाक फौज ने छम्ब सेक्टर में दुश्मन फौज पर हमला कर दिया। बुज़दिल दुश्मन ने पसपाई की खिफत मिटाने के लिए 4 वैम्पायर तैयारों की एक फॉर्मेशन अपने ज़मीनी दस्तों की मदद के लिए भेजी। सरगोदा एयरबेस के एडीए हट में उस वक्त फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज़ भट्टी अपने कमांडर स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी के साथ ड्यूटी पर मामूर हैं। एडीए का सायरन बजते ही ये दोनों शेरदिल शाहीन अपने F-86 तैयारों की तरफ लपके और चंद मिनटों में छम्ब के महाज पर उनकी उकाबी निगाहें दुश्मन के जहाज़ों को तलाश कर रही थी। अगले चंद लम्हों में रफीकी 2 भारतीय जहाज़ों को अपनी गोलियों का निशाना बना चुके थे, जबकि भट्टी अपने जहाज़ को तीसरे वैम्पायर के अक्म में पोजीशन कर चुके थे। चश्मे ज़दन में ही इनके F-86 तैयारे से आग बरसती गोलियों ने दुश्मन के जहाज़ के परखचे उड़ा दिए। अब भट्टी ने चौथे वैम्पायर को भी शिकार करने का फैसला किया। भागते हुए वैम्पायर से अपना फासला कम करते हुए भट्टी ने एक बार फिर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे दुश्मन तैयारे को काफी नुकसान पहुंचा। आखिरी हरबे के तौर पर दुश्मन हवाबाज अपने जहाज को 200 फुट से भी नीचे ले गया, लेकिन भट्टी ने यहां भी उसका ताक़ुब जारी रखा। दुश्मन हवाबाज अपने शिकस्ता तैयारे पर काबू न रख सका और ज़मीबोस होकर खाकस्तर हो गया। आने वाले दिनों में फिरोजपुर की फजाओं में दुश्मन के नेट तैयारे की तबाही और दूसरे को जुज़वी नुकसान पहुंचाने के अलावा वो अमृतसर रेडार स्टेशन को तहस नहस करने वाली फॉर्मेशन का भी हिस्सा थे। इस नाकाबिल फरामोश जुर्रत और बहादुरी के एतराफ़ में फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज़ भट्टी को हुकूमत पाकिस्तान ने सितारे जुर्रत से नवाजा। भट्टी साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपकी डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे तो एक सवाल जहन में आता है कि अगर देखा जाए फॉर्मेशन वाइज तो आपका ताल्लुक़ 15 स्क्वाड्रन से था और रफ़ीकी साहब नंबर 5 स्क्वाड्रन में थे, तो आप दोनों एक साथ फॉर्मेशन में किस तरह हुए, ये कैसे हो पाया, ये ज़रा हमें बताइए। मेरी जब स्क्वाड्रन में पोस्टिंग हुई तो 19 स्क्वाड्रन वो था। रफ़ीकी साहब उस फ्लाइट कमांडर थे। तब से मेरी उनके साथ एसोसिएशन चल रही थी। तो 1 सितंबर को सुबह 4 बजे से लेके हम लोग ड्यूटी पे थे सारा स्क्वाड्रन। 12 बजे के करीब रफ़ीकी साहब अपने स्क्वाड्रन पायलट्स को लेके वहाँ पहुँच गए और कहने लगे भाग जाओ भाई, अब हमारी बारी है। तो मैं अल्लाह की देन होती है ये, मुझे ऐसे ही ख्याल आया, मैं उनके पास चला गया। मैंने कहा सर, मैंने आपसे कभी सिफारिश नहीं की, कोई चीज़ मांगी नहीं। कहने लगे आई नो दैट, मांग लो। तो जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मुझे कहने लगे जितना तुम्हें जाने का शौक़ है उतना मेरे लड़कों को भी शौक़ है, तो ऐसे करो तुम अपने आप को नंबर 1 ही रखो जाने के लिए
और मेरे स्क्वाड्रन का कोई पायलट नंबर 2 रख लो अपना, विच आई डिड। जब जाने का वक्त आया, 5 बज चुके थे शाम के, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, कहने लगे चलो फॉर ओल्ड टाइम सेक, क्योंकि मेरी पोस्टिंग हुई थी फाइटर स्क्वाड्रन में 10 घंटे से कम मेरा तजर्बा था F-86 पे, और सारी मेरी ट्रेनिंग उनके हाथों में हुई थी। ज़बरदस्त सर। सर हम जानना चाहेंगे हमारे जो F-86 एयरक्राफ्ट थे उनके मुकाबले में वेम्पायर टेक्नोलॉजी से कैसे कंपेयर वो करेंगे? स्ट्रेट विंग जहाज था, वो टर्न हमारे से बेहतर कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं तो हैरान हो रहा था उनको देख के कि लड़ाई में आ रहे हैं और क्लोज फॉर्मेशन में हैं। सर इस इनकाउंटर के बाद वैसे वेम्पायर नज़र नहीं आए कहीं भी। उन्होंने फ़ौरन वेम्पायर भी ड्रॉ कर लिए, ओरेगन में ड्रॉ कर लिए, और उनकी जो एयरफोर्स थी वो हमारे से 5 गुना के बजाय 3 गुना पे आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। 1965 के एक अजीम हीरो एयर कॉमोडोर इम्तियाज़ भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। आपकी भरपूर तालियों में इनको रुखसत करना चाहेंगे। अब हम जिक्र करेंगे सन 1971 के उस जर्री सपूत का जो आखिरी दम तक शेरों की तरह लड़ा और दुश्मन की अददी बरतरी के बावजूद वो उन पर हावी रहा। देखते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट सईद अफजल की ज़िंदगी पर मबनी एक मोन्टाज। सईद अफजल जून 1968 में बतौर फाइटर पायलट पाक फ़ज़ाइया की शाहीनों की सफ़ में शामिल हो गए। 1971 के अवाखिर में पाक बहारत कशीदगी के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट सईद को नंबर 14 स्क्वाड्रन ढाका में तैनात किया गया। मशरक़ी पाकिस्तान में पाक फ़ज़ाइया के इस अकेले स्क्वाड्रन के मुकाबले पर भारतीय फ़ज़ाइया के 10 स्क्वाड्रन तैनात थे। 4 दिसंबर 1971 का दिन तुलुए सुबह के साथ ही पाक फ़ज़ाइया 2 इंटरसेप्शन मिशन उड़ा चुकी थी। तीसरे मिशन के लिए स्क्वाड्रन लीडर जावेद अफजाल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सईद अफजल F-86 तैयारों में महवे परवाज हुए ही थे कि इनका सामना 4 इंडियन हंटर से हो गया जो ढाका एयरफील्ड पर हमलावर होने आए थे। शौक़ शहादत से सरशार सईद शायद इसी मौके की तलाश में थे। उन्होंने फौरन एक हंटर जहाज को अपने निशाने पर लिया और अगले ही लम्हे इसे आग के गोले में तब्दील कर दिया। इसी असना में इंडियन मिग 21 और Su-7 तैयारों की एक और फॉर्मेशन भी हंटर्स की मदद के लिए आ पहुंची। सईद के पेश नज़र सिर्फ ढाका एयरफील्ड का दिफा था और वो हर कीमत पर उसकी हिफाजत करना चाहते थे। उन्होंने कमाल महारत से दुश्मन को अपने नापाक अज़ाइम से बाज रखा, मगर बदकिस्मती से इनका जहाज दुश्मन की गोलियों का निशाना बन गया। इनके आखिरी अल्फाज ये थे, मेरा जहाज हिट हो गया है और मैं इजेक्ट कर रहा हूँ। ये इलाका बागियों के कब्जे में होने की वजह से उनका कोई सुराग न मिल सका, इसलिए उन्हें बादज़ां मिसिंग इन एक्शन होने की बुनियाद पर शहीद करार दे दिया गया। इनकी बेमिसाल जुर्रत और साबित कदमी के एतराफ़ में उन्हें सितारे जुर्रत से नवाजा गया। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरमियान इस जर्री शेर दिल सपूत के भाई कर्नल हमीद अफजल मौजूद हैं। आपकी भरपूर तालियों में इन्हें स्टेज पे दावत देती हूँ। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी फैमिली में ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक़ पाक आर्मी से है, आर्मी उन्होंने ऑप्ट की, तो ये शाहीन बनने का फ़ैसला सईद साहब ने कैसे किया, किसने इंस्पायर किया उन्हें? बेसिकली सईद को बचपन से ही शौक़ था जहाज़ उड़ाने का। बहरहाल यू राइट, मेरे फादर, दादा, मेरे परदादा सब आर्मी में ही थे, तो इसके लिए उन्हें अपने दादा की सिफारिश की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने फिर मेरे फादर को बोला कि इसको एयरफोर्स में भेजें। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स में 1968 में एज पायलट ऑफिसर वो कमीशन हुए। लेट मी से कि उसके अंदर एक बड़ी फाइटिंग स्पिरिट थी, बहुत फाइटिंग क्वालिटी थी, मतलब कि नेवर टू गिव इन, ही वुड नॉट सरेंडर। तो वो जो जज्बा था ना हारने का, चाहे वो खेल का मैदान हो चाहे वो जंग का मैदान हो, वही जज्बा लेके उन्होंने अपना ये मिशन मुकम्मल किया। हमीद साहब, आपने इनकी फाइटिंग स्पिरिट का हवाला दिया, उनके डेयरिंग होने की बात की।
सईद साहब वॉज डिक्लेयर्ड मिसिंग इन एक्शन फॉर द लॉन्गेस्ट और काफ़ी अरसे तक उनका कुछ पता नहीं था। वो वक्त आपकी फैमिली के लिए कितना मुश्किल था, बिकॉज यू न्यू हिज स्पिरिट। क्या ये एक उम्मीद जगाता था कि शायद वो वापस आ जाएंगे? जी, जब खबर आई तो इट वॉज अ ग्रेट शॉक। इनफैक्ट जब मेरे वालिद आए घर पे तो उनके शायद चेहरे पे कोई ऐसे तासुरात थे कि मेरे वालदा को पता चल गया कि दिस समथिंग रियली रॉन्ग। उस वक्त हम तीनों भाई, 2 फौज में और 1 एयरफोर्स में थे। तो उन्होंने सवाल किया कि कौन सा वाला है? ही सेड सईद। तो शी न्यू के समवन हैड बीन मिसिंग। तो बट देयर वाज अ सिल्वर लाइनिंग आई कैन से, or a ray of hope, because he was declared missing in action. So not a confirmed death. In the end, of course, found out that that was not to be. So that was a big shock for the family. But my mother, my father, they were very brave. They took it very bravely. माँ होने के नाते जब तक वो confirmed नहीं था तो she would keep going. You know, when the Biharis came, there were camps established. So she would visit their camps with a photograph कि शायद कोई इनको इत्तला मिल जाए किसी से। तो इसी तरह एक इंसिडेंट हुआ, शी वॉज ट्रैवलिंग टू कराची बाय ट्रेन, और इसी के लिए कुछ शिप आ रहा था मेरा ख्याल ईस्ट पाकिस्तान से विद इंजर्ड और मे बी बिहारीज। तो शी सेड आई विल गो एंड लुक इट अप, मे बी शी कैन फाइंड सईद ओवर देयर। तो ट्रेन के अंदर उनको रात को ख्वाब में सईद आया और उन्होंने पूछा कि अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? तो इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ, आई विल टेक यू बैक टू पिंडी। तो उन्होंने कहा अम्मी आप मेरे पीछे मत आए, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे और मैं हमेशा आपके साथ होता हूँ और मैं आपको वापस छोड़ के भी आऊँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। But having said that, let me say that he did us very proud as a family. He fought very bravely, and for that the Air Force also recognized him and awarded him the Sadara-e-Jurat, and he died with his boots on. आपकी भरपूर तालियों में हम मकसद करेंगे कर्नल हमीद अफजल साहब को। Thank you. थैंक यू सर। Thank you very much. यहाँ पे इन्होंने अपनी वालदा का जिक्र किया और शायद ऐसी ही वालदाओं को, इस कौम की माओं को खिराज अकीदत पेश करते हुए शायर ने कहा है, ए पुत्र हटा दे नहीं विकते। आपकी भरपूर तालियों में दावत देना चाहूंगा हादिया हाशमी को। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबनिए विच बाजार कुड़े, देने मेरे दाता दी, ए देने मेरे दाता दी, नाए में टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे।
Ladies and gentlemen, please put your hands together for the 8-year-old wonder, Hadia Hashmi. अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं मिराज तैयारों के हवाले से 5 दहाइयों पर मुहित एक दस्तावेजी फिल्म। 1965 की जंग में हासिल होने वाली बर्तरी को मजीद तक़वियत देने के लिए एयर मार्शल नूर खान की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया को जदीद खतूत पर अस्तवार करने का फैसला किया गया। 18 मार्च 1968 वो तारीख साज दिन है जब 6 मेराज तैयारों पर मुश्तमिल पहली फॉर्मेशन PAF बेस मसरूर पर लैंड हुई। इन जहाज़ों की पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत को अभी 3 बरस ही गुजरे थे कि शिकस्त खुर्दा दुश्मन ने एक बार फिर जंग का महाज खोल दिया। जंग के आगाज ही से मेराज तैयारों ने दुश्मन को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाकर पाक फ़ज़ाइया की आला क़यादत की दूर अंदेशी पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। अमृतसर एयरफील्ड की तबाही हो या मुकरियां रेलवे स्टेशन पर बमबारी, दुश्मन के इलाके में उसकी नकलो हमल और अहम तनसीबात पर नजर रखनी हो या फ़ज़ाई मार्कों में दुश्मन के जहाज़ों को खाकस्तर करना, मेराज तैयारों ने फ़ज़ाई जंग के हर मैदान में पाक फ़ज़ाइया की बर्तरी साबित की। पाक फ़ज़ाइया के बेड़े में शामिल मेराज तैयारों की कसीर तादाद को ऑपरेशनल रखने के लिए 1977 में कामरा के मकाम पर मेराज रीबिल्ड फैक्ट्री कायम की गई। पाक फ़ज़ाइया के बासलाहियत इंजीनियर्स और हुनरमंद टेक्नीशियंस की अनथक काविशों से इस फैक्ट्री में अब तक सैकड़ों मेराज तैयारों की ओवरहॉलिंग और अपग्रेडेशन हो चुकी है। 27 फरवरी 2019 को भारतीय अहदाफ पर पाक फ़ज़ाइया के मेराज तैयारों की कामयाब ग्राउंड स्ट्राइक इन जहाज़ों की अफादियत और हमारे असलाफ की दूर अंदेशी की नाकाबिले तरदीद गवाही है। अब हम दावत देते हैं मिराज तैयारे के पाक फ़ज़ाइया में बुनियाद रखने वाले हवाबाजों में से एक कोहना मश्क पायलट और दौरे हाजिर के उभरते हुए एक मिराज पायलट को। इस्तकबाल कीजिए एयर वाइस मार्शल फारूक उमर और अपने वेटरन्स की तकलीद करने वाले फ्लाइंग ऑफिसर हसीब। फारूक साहब, हम आपको स्टेज पर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि जब मिराज तैयारे को पाक फ़ज़ाइया के दस्ते में शामिल किया, कि ऑब्वियसली ये एक नया तैयारा था, ये तमाम तर अमल कितना मुश्किल था? ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि जितने सिलेक्टेड पायलट्स लेड बाय MM आलम एंड अदर ग्रेट लीडर्स जिनका मैं जिक्र करूँगा, वो सब तजर्बाकार थे। दे वर ऑलरेडी एट द पीक एंड दे हैड परफॉर्म्ड वेरी वेल इन 1965, सो इट टुक अस नो टाइम। जब इतने बड़े बड़े नामों के साथ आप इकट्ठे एक फॉर्मेशन में फ्लाई करते होंगे, क्या कैफियत थी सर उस वक्त? जी, it was a great honor for me to be amongst the first 6 pilots selected for this purpose. MM आलम को तो सारी दुनिया जानती है, but after that was Air Chief Marshal Hakimullah, then Wing Commander Hakimullah. उनके साथ साथ एयर चीफ मार्शल फारूक फिरोज खान साहब, जो कि पहले फ्लाइट कमांडर थे, बाद में ऑपरेशंस ऑफिसर बने एंड देन ही बिकेम कमांडर ऑफ द वेस्टर्न फ्रंट ऑफ मिराजेस। मैं पूछना चाहूंगा हसीब आपसे, कैसा महसूस होता है एक ऐसे तैयारे को उड़ाते हुए कि आपके हाथ में भी वही कंट्रोल स्टिक है जो आपसे पहले आपके हीरोज के हाथ में थी? मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने अपना फाइटर कन्वर्जन कोर्स कंप्लीट किया था और मिराज के लिए मेरा नाम सेलेक्ट किया गया था। लोगों का कहना था कि मिराज एयरक्राफ्ट एक मुश्किल जहाज़ है और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वक्त के साथ ट्रेनिंग की और जब मैंने अपना पहला मिशन फ्लाई किया तो मेरे सारे शक व शुबात दूर हो गए। मिराज एयरक्राफ्ट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी कैपेबल एयरक्राफ्ट। बेशक ये 1960s में इंडक्ट हुआ पाकिस्तान एयरफोर्स में। आई थिंक क्रेडिट शुड बी गिवन टू पाकिस्तान एयरफोर्स इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस जिन्होंने इसकी वेरियस अपग्रेड्स की और आज के जदीद तरीन जहाज़ों के साथ इसको मद्दे मुकाबिल खड़ा किया। आई फील रियली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू फ्लाई दिस मशीन जो हमारे हीरोज़ ने फ्लाई किया है।
मेरा मैसेज जुमानों के लिए है, लव पाकिस्तान। फाइट फॉर पाकिस्तान। And if need be, die for Pakistan. Pakistan जिंदाबाद। Thank you. God bless you. मिराज तैयारों को 5 दहाई कामयाबी से क़ुव्वत परवाज़ अदा करने वाले इंजीनियर्स की नुमाइंदगी के लिए अब मैं स्टेज पर दावत देना चाहूँगी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद रफ़ी साहब को। सबसे पहले तो आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि 50 साल 5 डेकेड्स इतने बड़े टाइम स्पैन में आपने मेराज तैयारे को हालत जंग के लिए कैसे तैयार रखा? 1965 वॉर के बाद ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडक्ट किए। पाकिस्तान एयरफोर्स की लीडरशिप की ये फोरसाइट थी कि ये एयरक्राफ्ट अगर आज इंडक्ट हो रहे हैं तो कल इनका ओवरहॉल भी होना है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स इस्टेब्लिश हुआ। नतीजा ये था कि जब ये एयरक्राफ्ट तकरीबन 10 से 12 साल उड़ चुके थे, इनकी ओवरहॉल बहुत ज़रूरी हो गई थी और इस कॉम्प्लेक्स की इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ये तमाम काम पाकिस्तान के अंदर हुआ। अगर ये चीज़ ना होती तो इन एयरक्राफ्ट को हमें फ्रांस भेजना पड़ता। क्या कीमत अदा करनी पड़ती अल्लाह बेहतर जानता है। अपने हाथ का जुड़ा हुआ एयरक्राफ्ट इतने अरसे तक 5 दहाइयों से फ्लीट में शामिल है, परफॉर्म कर रहा है, क्या फीलिंग है सर? फीलिंग मैं आपको अपनी बता देता हूँ। मैं फ़्लाइट लाइन का इंचार्ज था एज अ फ़्लाइट लेफ्टिनेंट। जब पहला एयरक्राफ्ट ओवरहॉल हुआ था, उस एयरक्राफ्ट का टेल नंबर था 101। जब मैं विंग कमांडर था, यही एयरक्राफ्ट 101 सेकंड ओवरहॉल के लिए कामरा आया। ये फीलिंग्स की बात है। उसके बाद मैंने जब ये तीसरी दफ़ा ओवरहॉल के लिए आया तो अल्लाह का एहसान है, आई वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री। तो ये जो प्लानिंग हुई, जो एयरफोर्स की लीडरशिप ने की, इस फ्लीट को उस वक्त तक उड़ा सकती है जब तक वो चाहे, इंशाअल्लाह। पाक फ़ज़ाइया की आज़ादी से लेकर आज तक का सफ़र दिलकश अंदाज में पेश करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं हमारे और आपके जाने माने ज़ाहिर अली बका। कितने
वफा जो कर गए हैं, पर काटने आए थे जो कभी सब दुश्मन खाक उतर गए हैं। जाके मुश्किल से ये कह दे जो करना है चाहे कर ले, आजाद रहे तेरा ख्वाब हमेशा, आजाद तू कर परवाज़ हमेशा पाकिस्तान। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का इंदराज पहली बार किया जा रहा है और इस मकसद खास के लिए उन अफराद का तयन किया गया है जिन्होंने वक्त की कैद से आज़ाद होकर अपना काम पाक फ़ज़ाइया के लिए वक्फ किया और वो काम पाक फ़ज़ाइया की पहचान बना। अपनी आवाज़ के जादू से उन्होंने कई नस्लों के दिलों में वतन की मोहब्बत का बीज बोया है। 11 अगस्त 1955 को जन्म हुआ एक ऐसी आवाज का जिसने आने वाले दिनों में करोड़ों दिलों पर राज करना था। यह आवाज है आलमगीर हक की। मशरकी पाकिस्तान में पैदा होने वाले आलमगीर हक को अवाइल उम्री से ही गाने का जुनून था और यही जुनून इन्हें 1971 में शहर कायद ले आया। जिंदगी की गाड़ी को रवादवा रखने के लिए उन्होंने तारिक रोड पर वाक़ एक होटल में गाना शुरू कर दिया और उनकी सच्ची लगन और मधुर आवाज ने जल्द ही अपने कदरदान ढूंढ लिया। कुछ ही अरसे में पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन के एक प्रोग्राम के ऑडिशन के लिए इन्हें बुलाया गया, जहां मशहूर मौसीकार सुहेल राना ने बतौर गिटारिस्ट अपने प्रोग्राम के लिए मुंतखब किया। कुछ ही अरसे बाद उनका पहला गाना अलबेला राही मंजर आम पर आया, जिसने इन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इनके फन गुलकारी के एतराफ में इन्हें कई एजाज़ात से भी नवाजा गया, जिनमें निगार अवार्ड और सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी खुसूसन काबिल जिक्र हैं। आलमगीर को पाक फ़ज़ाइया से भी खास लगाव है, जिसके इजहार में उन्होंने 1990 में पाक फ़ज़ाइया के लिए मुजाहिदीन अफलाक के टाइटल से एक मिल्ली नगमा तख्लीक किया। उन्होंने न सिर्फ इस तराने की मौसीकी बिला मुआवजा तरतीब दी, बल्कि अपनी पुरजोश गायकी से इसके बोल जिंदा कर दिए। खूबसूरत शायरी और आलमगीर की खूबसूरत आवाज से तख्लीक करदा इस नगमे को 3 अशरे बीतने को हैं, मगर इसके बोल आज भी हर पीरो जवां में एक नया जज्बा बेदार कर रहे हैं। आलमगीर की बेलौस खिदमात और इस इदारे से वालिहाना अकीदत के एतराफ में पाक फ़ज़ाइया इन्हें सलाम पेश करती है। खुशामदीद आलमगीर साहब, हम आपकी आंखों में आंसू देख सकते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज के इस पुरवकार तकरीब में आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम बड़े हुए सर आपके नगमे सुनते हुए, आपके सुरों से, आपकी आवाज़ में आपके वतन की मोहब्बत छलकती है। आज इस वक्त जो माहौल आज के लिए मेरे लिए बनाया गया है, जो मैंने सारी ज़िंदगी मैंने मेहनत की है, और मेरा ड्रीम जो है, ये ड्रीम इस वक्त, ये वक्त जो है मेरा ड्रीम कम ट्रू है। सर, आपका गाया हुआ एक नगमा तुम ही से है मुजाहिदो, मैंने देखे हो इस नगमे को सुनते हुए कैफियत बदल जाती हैं। बिल्कुल। कैडेट्स, पायलट्स
इस नगमे को सुन के अपने अंदर एक बिजली, एक हरारत महसूस करते हैं। सर, कैसे ख्याल आया इस गीत को बनाने का? वाह, ये गाना नहीं है, ये एक फील है, फीलिंग, लव फॉर एयरफोर्स। और ये किस तरह ये बना है, इट्स सच अ प्रिटी एंड सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। मैं अपना टूर पे 90s में आई वाज टूरिंग द होल वर्ल्ड। मैं कहाँ से कहाँ पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। तो साउथ अफ्रीका से मैं अमेरिका पहुँचा, वहाँ मेरे लॉस एंजल्स में मेरा शो था। तो उस वक्त, उसी दिन आई रिसीव अ कॉल and a very surprising call from then at that time Air Chief साहब हकीमुल्लाह साहब। उनका फ़ोन आया तो मुझे कहते हेलो आलमगीर बोल रहा हूँ। जी सर। कहते आलमगीर देखो, मैं नेक्स्ट ईयर मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो जाने से पहले मैं एक निशानी छोड़ के जाना चाहता हूँ। तो आलमगीर प्लीज़ एयरफोर्स के लिए एक नगमा बना दोगे? तो आई वॉज ओवरवेल्म्ड एब्सोल्युटली, इतना खुश हुआ था मैं। तो मैं भी सोचने लगा कि उन्होंने जब कहा कि निशानी छोड़ के जाना चाहता है, तो मेरे लिए एक चैलेंज बन गया था कि मैं ऐसे वैसे थोड़ी बना सकता कोई, मुझे भी इस जान लगा के बनाना है कोई चीज़ जो वाकई निशानी बने। और जब भी वो शेर आता है, शहीद की जो मौत है, वो वहाँ से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं रो पड़ता हूँ। मैं इस वक्त मैं रो रहा था बैठ के। जब ये गाना बना के जो मैं खुश हुआ हूँ कि आप लोगों में ये जो मैं सर्व कर सका, इससे बड़ा कोई अवार्ड होता नहीं है। This is the biggest award I've ever got in my life. हमारे जवान जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए हम आपसे मैसेज लेना चाहेंगे, लेकिन इस मैसेज के लिए आपको गुनगुनाना पड़ेगा। अपने गीत के थ्रू अपने मैसेज देंगे आप। माओ की दुआ पूरी हुई और हमें इतनी बड़ी दुनिया में घर मिल गया। अल्लाह का एहसान है, हमारा पाकिस्तान है। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान हैं। मैं दावत देना चाहूंगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पेश करने के लिए सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान निशान इम्तियाज मिलिट्री को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने हाथों से आलमगीर हक साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पेश करें। ख़वातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में आज हमारे साथ दरमियान हमारे मौजूद हैं ग्रुप कैप्टन SM हुसैनी साहब। जी हाँ, और आइए देखते हैं इस मुनफरिद आर्टिस्ट के फनपारों पर मबनी एक छोटी सी दस्तावेजी फिल्म। जनवरी 1951 में रावलपिंडी में जन्म लेने वाले सैयद मसूद अख्तर हुसैनी ने 1971 में 51वीं GDP कोर्स के साथ कमीशन हासिल करके वो पाक फजाइया में शामिल हो गए।
अपने कैरियर के अवाइल में आपकी बनाई गई पेंटिंग्स की वजह से एयर चीफ मार्शल अनवर शमीम ने उन्हें पाक फजाइया की तारीख को कैनवस पर मुंतकिल करने का फरीजा सौंपा। उन्होंने इस अहम फर्ज को चैलेंज समझकर कबूल किया और चंद सालों में इस काम में इस हद तक कामयाबी हासिल कर ली कि एक पेंटिंग्स को 1986 में इस्लामाबाद में नुमाइश के लिए पेश किया गया। आप आज तक 300 से जायद फन पारे तख्लीक कर चुके हैं। फन मुसव्वरी में पेश की गई खिदमात के एतराफ में उन्हें तमग़े बसालत और सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। हुसैनी को ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने पाक फ़ज़ाइया के अलावा बरादर इस्लामी ममालिक की फ़ज़ाई अफवाज के लिए भी कई फन पारे तख्लीक किए। 1965 की पाक भारत जंग की 50 साला तकरीबात के मौके पर महकमा डाक ने जो यादगारी टिकट जारी किए वो भी इनकी पेंटिंग्स पर मुश्तमिल थे। इसके अलावा यौम दिफा के मौके पर इनकी तस्वीरी नुमाइश मुल्की और सूबाई दारुल हुकूमत में मुनक़िद की जा चुकी हैं। पूरी कौम और पाक फ़ज़ाइया ग्रुप कैप्टन हुसैनी की इन खदमात को कद्र की निगाह से देखती है और उन्हें खुलूस दिल से सलाम पेश करती है। आपकी भरपूर तालियों में स्टेज पर दावत देना चाहूँगी पाक फ़ज़ाइया के अजीम आर्टिस्ट ग्रुप कैप्टन SM हुसैनी को। Sir, what an honor to have you here। और मुझे ये जान के इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर के भी आप रूममेट भी रहे हुए हैं। जी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है आज हमारे साथ आप यहाँ मौजूद हैं। सर मुझे ये बताएं कि आर्टिस्ट जो हैं ये यूजुअली बड़े हुस्न परस्त होते हैं, खूबसूरती तलाश करते हैं, तो आपने जहाज़ों में कैसे खूबसूरती तलाश की ये बताइए। पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो माहौल है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और एक मुसव्विर उसी माहौल में रह के अपनी अक्कासी बेहतर तौर पे कर सकता है अगर वो इसका हिस्सा रहा है। जब मैं पेंटिंग बनाता हूँ तो शायद लोग कहते हैं कि इसकी रियलिटी सी नज़र आ रही है। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोर रीजंस। उसमें गन कैमरा फिल्म देखना, लॉग बुक्स कंसल्ट करना, कभी कभी लोग मुझसे तंग भी आ जाते हैं कि ये सुबह और शाम पीछे पड़ा रहता है, सवालात पूछ रहे हैं, सवालात पूछते हैं। एक दफ़ा मास्टर ज़फ़र चौधरी को मैंने रात के 10 बजे जब रिंग किया कि सर आई होप यू आर नॉट स्लीपिंग, तो कहने लगे कि येस नाउ आई एम नॉट स्लीपिंग। कुछ पेंटिंग्स हैं या कि 2-3 पेंटिंग्स के मैं अगर आपको नाम दूं वो उनका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। जैसे ये पठानकोट स्ट्राइक जी, ये मैंने बनाई थी 1965 का एक हमला है। ये वो लोग पूछे ये क्या है पेंटिंग में, ये पठानकोट पर हमला है। लेकिन कुछ जो तजियाकार थे उन्होंने कहा कि ये हमला नहीं है, ये पठानकोट पे यलगार है। There is only one more पेंटिंग जिसने काफ़ी यानी कि हलचल वो की थी और इसमें ये था कि मेराजस का स्ट्राइक था मोकेरियां रेल यार्ड के ऊपर और ये वो वाहिद पेंटिंग थी जिसके बारे में मैंने इंडियन बुक में पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि दिस स्ट्राइक वाज सपोज्ड टू बी द बेस्ट स्ट्राइक बाय मेराजस इन इंडिया। थैंक यू सो मच हुसैनी साहब। आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है और उसके लिए मैं दावत देना चाहूँगा साबका हमारे चीफ मार्शल जनाब जमाल अहमद ख़ान साहब जो कि निशान इम्तियाज़ मिलिट्री और सितारा जुरत हैं कि वो प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको पेश करें। तशरीफ़ लाते हैं साबका एयर चीफ मार्शल जमाल अहमद ख़ान साहब निशान इम्तियाज़ मिलिट्री सितारा जुरत। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ग्रुप कैप्टन SM हुसैनी को पेश किया जा रहा है। अब हम सुनेंगे पाक फ़ज़ाइया का नज़्मान अल्लाहू अकबर। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे शुजा हैदर। मेरा वतन मुझे है अपनी जान से प्यारा,
नजर उठा के फिर जो देखा दोबारा, दुश्मन मिटा देंगे हम, दुश्मन गिरा देंगे हम, शाहीनों की है ये फिजा। अल्लाह अकबर, शाहीन का ईमान, हम जाग रहे हैं, देखा तूने अपना अंजाम। अल्लाह अकबर, शाहीन का ईमान, हम जाग रहे हैं, देखा तूने अपना अंजाम। मेरा चमन मुझे है अपनी जान से प्यारा, हो सदा सलामत रहे ये परचम हमारा। दुश्मन मिटा देंगे हम, दुश्मन गिरा देंगे हम, मेरे संग उड़ रही है दुआ। अल्लाह अकबर, शाहीन का ईमान, हम जाग रहे हैं, देखा तूने अपना अंजाम। अल्लाह अकबर, शाहीन का ईमान, हम जाग रहे हैं, देखा तूने अपना अंजाम। अल्लाह अकबर, शाहीन का ईमान, हम जाग रहे हैं, देखा तूने अपना अंजाम। अल्लाह अकबर। वो शेर जिनकी निगाह झुके तो हया, उठे तो अदा, और तिरछी पड़े तो क़ज़ा बन जाए। पेंसिल की जंग हो या पुलवामा, दुश्मन को लगा कि वो बड़ी आसानी से पाकिस्तानी सरहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए अंदर आ जाएगा हमारी पाक सरजमीन के, और उसको बड़ी आसानी से हम वापस जाने देंगे। दुश्मन की तारीकी में घड़ी नापाक साजिश का जवाब पाक फिजाइया ने इतना मुंह तोड़ दिया कि जब तक वो जिंदा है वो ये जवाब याद रखेगा। इस कदर जामे जवाब के न सिर्फ उनके महफूज तरीन अस्करी ठिकानों को निशाने पर रखा, बल्कि दुश्मन के 2 जहाज भी मार गिराए। आइए देखते हैं दुश्मन की साजिशों पर मबनी यह दस्तावेजी फिल्म। कश्मीर की कहानी हिंदुस्तान की तकसीम से लहू रंग है। गैर मुनसिफाना तकसीम के इस तरके ने पिछले 72 साल में दोनों मुल्कों को जंग और वादी के मुस्तकबिल को जबर, इस्तेहसाल और बदतरीन रियासती दहशतगर्दी दी है। हिंदुस्तान की जमहूरियत कश्मीर के बाब में एक आमरियत ही रही, जिसका बुनियादी मकसद वादी के लोगों को इनके हक़ राय दही से महरूम रखना और इनको महकूम हैसियत तक महदूद रखना रहा। लेकिन हुर्रियत एक रवैये का नाम है। आज़ादी के ताक़ुब में लहू से चिराग जलाने वाले ने सिर्फ हज़रत इब्राहीम की सुन्नत में बेटे ही नहीं कुर्बान किए, इमाम हुसैन की तक़लीद में अपना घर बार भी लुटाया है। इंसानियत की ये तसीह क्या कम है कि ख़वातीन आबरू रेजियों की, बच्चे पैलेट गन्स की, नौजवान गुमनाम मकूबत खानों की और आबादियां अंधे क़वानीन की इज्जत पे हैं। हर रोज नई दिल्ली इस पुरानी आवाज को दबाने के लिए नया तरीका ढूंढती है। हिंदुस्तान में मोदी सरकार के आने से आरएसएस और बजरंग दल के गुंडे हिंदुत्व के झंडे तले आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के सियासी जिंदगी से निकलकर समाजी मामूल में शामिल हो रहे हैं और कश्मीर वाहिद मुसलमान रियासत होने के सबब इस आताब का खास निशाना है। पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को एक खुदकुश हमले में 40 इंडियन पुलिस फोर्स के एहलकार अपनी जान से गए। बस के बाकी मुसाफिरों का ताल्लुक न सिर्फ हिंदुस्तान के 17 मुख्तलिफ इलाकों से था, बल्कि वो इन निचली जातों से भी ताल्लुक रखते थे जिन पे हिंदुस्तान की ज़मीन और आसमान दोनों तंग थे। इन हक़ाइक़ से शक का इम्कान पैदा होता है कि क्या उड़ी और मुंबई की तरह पुलवामा हादसा भी एक खुद साख्ता वारदात तो नहीं। धमाके के फौरन बाद एक दीवानगी ने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को अपनी लपेट में ले लिया।
हिंदुस्तानी हुकूमत ने सबूत से बेनियाज पाकिस्तान को इस हमले का जिम्मेदार ठहराया और 2 जौहरी रियासतों को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। पाक फजाइया की जंगी तैयारी जिस मौके की मुंतजर थी, वो हिंदुस्तानी हवाबाजों ने 26 फरवरी 2019 को मुहैया किया। जो ही पाकिस्तान के जहाज हवा में बुलंद हुए, भारतीय जहाजों को वापस लौटने की शर्मिंदगी उठाना पड़ी। हिंदुस्तान के सूरमा जिन लश्करों को नेस्तो नाबूद करके गए थे, बैनुल अक़वामी अखबारात ने उनकी तादाद 4 दरख्त और 1 कौवे की सूरत में शुमार की है। हिंदुस्तान के दिफाई फैसला साज न सिर्फ अपनी अहलियत के बारे में खुशगुमान थे, बल्कि इनका पाकिस्तानी अफवाज की सलाहियत के बारे में अंदाजे भी गलत साबित हुए। भारत की एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तान से तकरीबन 3 गुना ज्यादा बड़ी है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल मुजाहिद की बातें सुन रहा था और मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा था। ऐसे लग रहा था ये उस एयरफोर्स के कमांडर हैं जो दूसरी एयरफोर्स से 3 गुना बड़ी हो। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। 27 फरवरी की सुबह चढ़ते सूरज की हर रौ पहली किरण ने देखा कि किस तरह एक एक कर 6 अहदाफ को ठीक ठीक निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी शाहीनों के जद में आने वाला Su-30 तो खैर लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ गिरा, मगर जाते जाते अपना एक और हवाबाज विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तानी मेहमान नवाजी के हवाले कर गया। इस जल्दबाजी और बदहवासी के आलम में हिंदुस्तान ने अपना ही एक हेलीकॉप्टर भी मार गिराया। पाकिस्तानी चाय को बहरहाल ये जुमला तादीर याद रहेगा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की दास्तान यूं तो तारीख का एक हवाला है, मगर आज पहली बार ये कहानी उनकी ज़बानी सुने जिन्होंने इसे रकम किया है।